वेस्ट बैंक में एक बड़ी घटना में इजरायली व्हीकल ने एक फिलिस्तीनी व्हीकल को रैम किया। यानी आईडीएफ की व्हीकल थी वो, उसने रैम किया। उसके बाद एक दूसरी जगह मतलब उल्टा हुआ, सेटलर्स की भी व्हीकल ने कुछ फिलिस्तीनियों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी पलट गई। और जब गाड़ी पलटी है तो वो लोग भागने लगे। इजरायली सेटलर्स स्टार्टेड रनिंग एंड दिस इज अ मेजर इंसिडेंट। व्हाई? बिकॉज इजरायली सेटलर्स हैव ऑफ दैट एरिया जहां ये हुआ है, मैं बताऊंगा अभी, तो वहां पर इजरायली सेटलर्स अपने को इनविंसिबल एक मतलब कहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं ये। और इस घटना से एक बड़ी ताकत मिली है वहां पर पैलेस्टीनियन यूथ जो है, रेजिस्टेंस नहीं, यूथ जो वहां पर एक मैंने बताया था 3 लेयर्स हैं पैलेस्टीनियन विरोध के या रेजिस्टेंस के। उसमें जो यूथ है जो उस तरह से आर्म नहीं है, उसकी बात में कर रहे हैं। फिर देखिए 67 पिछले हफ्ते 67 एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस हुए वेस्ट बैंक में। फिर गाजा में देखिए आज 4 सिविलियन फिलिस्तीनी गाजा में शहीद हुए। उसके बारे में बात करेंगे, गाजा के हालात क्या हैं। उसके अलावा देखिए लेबनान से बड़ी खबर है। सीरिया में युद्ध एक तरह से वहां स्कर्मिशेस होती रहती हैं, तो ड्रूज जो फैक्शन है जो इजराइल द्वारा बैक्ड हैं, और अल शरा की सीरियन जो एक आर्मी है उसके बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है। इजराइल सेक्टेरियन क्लैशेस आगे बढ़ा रहा है, अल शरा फिर फंस गया है। ये भी एक बार ये हो रहा है। उसके बाद एक अमेरिका ने जो ईरान का ड्रोन बिल्कुल कॉपी करके, शायद 136 ड्रोन को जो कॉपी करके अपना वर्जन बनाया है, उसको भी अनवेल किया। रशिया यूक्रेन फ्रंट पे एक जो युद्ध में जिस तरह से रशिया आगे बढ़ रहा है वो तो है ही। प्यूटिन ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घंटों चली, 3 मिलियन क्वेश्चन सबमिट किए गए। उसमें ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था, और उसको 80 क्वेश्चन प्यूटिन ने आंसर किए, राइट फ्रॉम लव टू यूक्रेन। मतलब हर तरह की उसमें टॉपिक उसमें उसको कवर किया गया। अमरीश मिश्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 दिसंबर 2025। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अंत तक देखिएगा। और बहुत जरूरी है, कमेंट आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं, मुझे 1000 कमेंट चाहिए। ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ने के पहले देखिए आप इस वीडियो को देखिए। يا سلام، الله يكرمك يا اخي. جزاك الله خير. سلم. يا سلام، الله يجزاك الخير اختي لك. البسها يا اسلام، البسها اسلام، البسها. تمام. وسلم والده في غزه يسلم عليك، وكلهم يسلموا عليك سلام كثير ان شاء الله. ان شاء الله. امين ان شاء الله. يلا اسلام مبسوط. تعال الله يكرمك ان شاء الله. ان شاء الله. ده اخونا ابو تريك الله يجزاه الخير. اسلام جاء من غزه अब इसमें इजिप्ट का बहुत बड़ा फुटबॉल स्टार है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। और वो एक फिलिस्तीन जो मैच अभी एक हुआ है अरब कप का फाइनल, जिसमें मोरक्को जीता, जॉर्डन को हराया, उसका ये है। उसमें फिलिस्तीनी भी गए थे जो बाहर रहते हैं, डायस्पोरा के, जो डायस्पोरा के पार्ट है। और उसके एक बच्चे को उसने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में प्यार करते हुए इस तरह से उसका ऑटोग्राफ साइन किया। उसके बाद देखिए एक और आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, जो इंग्लैंड में जिस तरीके से जो हंगर स्ट्राइक चल रही है प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट की, जिन लोगों ने एल्बिट सिस्टम्स पे अटैक किया था इजराइल के, और जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पैलेस्टीन एक्शन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया है, और उसमें से 8 लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं। तो जो जहरा सुल्तान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो गई थी कि जो 8 लोग जो हंगर स्ट्राइक पे हैं उनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिले। Hiya, my name's Zara Sultana. I'm a member of parliament. I've been here since 2 a.m. I've been informed by the police that the prison have not made a call for an ambulance to be dispatched, and in fact it's the police here that are circumventing. अब देखिए हम सीधे खबरों पे आते हैं। जो आज वेस्ट बैंक में जो घटना हुई, जो मैंने शुरू में जिसके बारे में बताया था, उस पे आएंगे। सबसे पहले देखिए बेत अम्मर जो शहर है हिब्रॉन का, ये बिल्कुल एक वही गढ़ बन रहा है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस में वही मैं कह रहा हूं, उसको डिफरेंशिएट करना है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो आर्म्ड है और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो यूथ द्वारा और मास लेवल पे जो हो रहा है, एक जो सीधे कन्फ्रंटेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए तो बेत अमर में हुआ, फिर उसके बाद करियत
करियर जो जालूद एक गांव के पास है, साउथ ईस्ट ऑफ नाब्लस, यहां पर भी जम के संघर्ष हुआ। यहां पर कम इजरायली फोर्सेस को उम्मीद नहीं थी। उसके बाद नेलिन, अब नेलिन जो है वेस्ट ऑफ रमल्ला, ये एक मेजर सेंटर बनता जा रहा है फिर से। और नेलिन, आप रमल्ला सोचिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वो सेंटर है और वहां पर महमूद अब्बास बाकायदा शासन करता है। लेकिन नेलिन जो एरिया है, मतलब इसका मतलब है कि जो पहले थोड़ी मैं इस पर बात कर चुका हूं, लेकिन आज भी बात करना जरूरी है इस पे, कि जो एरियाज जो आसपास के गांव है उस पे महमूद अब्बास का कंट्रोल अगर नहीं है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उसकी अथॉरिटी का रेलेवेंस क्या है। और वो एक से एक कभी लॉ पास कर देता है, फिलिस्तीन में इलेक्शन होंगे, यानी वेस्ट बैंक में इलेक्शन होंगे, लेकिन उस इलेक्शन में जो वोट वही करेगा जो पैलेस्टीन अथॉरिटी को मानेगा, फिर लोग जो रेजिस्टेंस को मानते हैं वो कहां। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महमूद अब्बास के हाथ से पूरी परिस्थितियां निकलती जा रही हो। अभी मैं अमेरिका को बताऊं कि अमेरिका क्या सोचता है महमूद अब्बास के बारे में, वो सब बातें भी होंगी। उसके बाद जो अल फरा कैंप में फिर से आज इन्वेजन करने की कोशिश की आईडीएफ की एक यूनिट ने, वो असफल रही। अंजा साउथ ऑफ जनीन में वहां पर टकराव हुआ। दूरा साउथ ऑफ हिब्रोन, ये भी एक बड़ा, जैसे निलिन, दूरा, ये सब जो हैं, और वो नाब्लस में बेतफूरी, ये सब बहुत बड़े गढ़ जो है बनते जा रहे हैं। ये मदामा जो विलेज है ये भी साउथ ऑफ नाब्लस, यहां भी। फिर जो ये जो देखिए घटना हुई, ये अम्मान स्ट्रीट ईस्ट ऑफ नाब्लस की घटना है। इसका आप देख सकते हैं, इसमें भाग रहे हैं सेटलर्स, बाकायदा भाग रहे हैं। और इसके बाद देखिए खबर आती है कि 67 एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस हो चुके हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। उसके बाद जो अल लदैन एरिया, अब देखिए, अब ये जो थोड़ा सा खौफ जो आईडीएफ में आ गया है कि तुलकरेम और कलकलिया के बीच बहुत सारे रैमिंग ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उसके बीच एक पूरा उन लोगों ने अपना एक बड़ा सा चेकपोस्ट टाइप बना दिया है। ऐसा पहले नहीं होता था। आईडीएफ इस तरह से अब वो, लेकिन अब उसने बनाया है। अच्छा, एक साल पहले भी बनाया था उसने दूसरी परिस्थितियों में, लेकिन उसको हटाना पड़ा था। इसको भी परमानेंट नहीं हो सकता है, वो वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन जो बीच में इन्होंने बनाया है ये इसलिए क्योंकि ये जो स्पॉट है ईस्ट कलकलिया तुलकरेम के बीच का, तो इसके बीच में रैमिंग ऑपरेशन बहुत हुए और इधर लगातार रोज हो रहे हैं। वो भी हमने आपको बताया। आप आईडीएफ में खौफ का मंजर देखिए कि इन लोगों ने आज शोल्डर, मतलब आरपीजी जो जिससे होती है, जो आरपीजी लॉन्चर होता है जिससे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फायर करता है, वो नहीं बल्कि शोल्डर पे उससे छोटा होता है, शोल्डर से इन्होंने मिसाइल छोड़ी। और ये कहां पर, ये नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप तुलकरेम में। बताओ, कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए, इनको रूटीन कुछ वहां पर एक्टिविटी करनी थी, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब उसके बाद जो गाजा में देखिए जो 4 सिविलियन शहीद हुए, उसमें से एक बच्चा है अहमद अब्दुल्ला अल सूरी, जो नुसैरत कैंप जो इजरायली येलो लाइन के थोड़ा इधर आता है, उसमें अब क्योंकि डिफाइंड नहीं है लाइंस, तो उसमें इधर उधर होता है सिविलियन पॉपुलेशन, तो उसमें इजराइल ने स्ट्राइक की और वहां पर इस बच्चे की मौत हुई, शहीद हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए इजराइल की जो एयरफोर्स है, इसने देर अल बला जो गाजा के अंदर है उस पर भी स्ट्राइक किया, बनी स्वेलिया पे स्ट्राइक किया, जबलिया पे स्ट्राइक किया, जहां कल एक इजरायली सोल्जर के मारे जाने की खबर थी। अभी तक आईडीएफ ने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने वो यही कह रहे हैं कि वो इंजर्ड हुआ है। उसके बाद देखिए एक आंकड़ा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कि कम से कम 1000 पेशेंट्स मिड 2024 से गाजा में जान गंवा चुके हैं, क्योंकि वो सही समय पे इवैक्यूएट नहीं हुए। इलाज के लिए उनको इजराइल ने निकलने नहीं दिया। फिर आप देखिए जो सीरिया में हो रहा है, सीरिया में देखिए 2-3 चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तो कुनैत्रा में इजराइल के खिलाफ आज फिर बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें बच्चे भी बाहर आए। उसके बाद कुनैत्रा के कुछ और इलाकों में इजराइल ने घुसने की कोशिश की, वहां घुस नहीं पाई। इधर सुवेदा में, जहां पर इजराइल ड्रूज जो पॉपुलेशन है उसको अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है, और बड़ा खेल किया था जहां पर नेतन्याहू ने अभी कुछ महीनों पहले कि अल शरा की फोर्सेस को अलाउ कर दिया था कि ड्रूज पे जुल्म करो,
ताकि ड्रूज फिर इजराइल के पास प्रोटेक्शन के लिए आए। तो उसी टैक्टिक्स के चलते फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट नेतन्याहू ने इंजीनियर किया। और इसको देखिए, अल शरा की मैंने आज दिन के वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया है कि पैसे का अब अल शरा वगैरह के पास पैसे का एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव आ गया है, क्योंकि उनकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। अब आजकल सरकारें भी बनती हैं तथाकथित जो फर्जी क्रांतिकारी जो अमेरिका इजराइल बताते हैं, इनमें पैसे का खेल बहुत होता है। तो अल शरा अपना पैसा भी बना रहा है अपने ग्रुप के साथ, और इधर वो इजराइल के कहने पे काम भी कर रहा है। लेकिन उसी समय अल शरा एक सीरियन जो स्टेट है, एक राज्य, एक नेशन है, उसके वहां पावर में भी है। हालांकि वो नेशन काफी टूट चुका है, लेकिन है तो थ्योरेटिकली उसके वहां पावर में भी, उसको दिखाना भी है कि वो सीरिया को रूल कर रहा है। वो कैसे दिखाएगा, उसमें उसको इजराइल का विरोध भी करना पड़ रहा है, और पहले उसने किया है। फिर जो बेथ जिन में गोली चली, अल शरा के सो कॉल्ड्स मतलब उसके सपोर्टर थे जो पहले, लेकिन फिर बाद में वो सीरियन रेजिस्टेंस का पार्ट बन रहे हैं, उनके बीच भी गोली चली। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं फिर से एक माहौल को गर्म कर रही हैं, और वो बार बार एक विशेष साइकिल बन गई है जिसमें अल शरा जो है लौट के ड्रूज के साथ या किसी और माइनॉरिटीज के साथ इजराइल के कहने पे वो जुल्म करता है अपने फोर्सेस को भेज के, जो जिन फोर्सेस को इजराइल से लड़ना चाहिए था। अब यहां देखिए लेबनान के बॉर्डर किरियत शुमोना, आप जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण ये था संधि के पहले, 27 नवंबर 2024 को जो संधि हुई उसके पहले किरियत शुमोना में कितनी बड़े बड़े हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक्स किए। वहां पर जो इजरायली सेटलर्स से वो पूरी तरह से खाली हो चुका इलाका, लाखों इजरायली सेटलर्स अभी भी डिस्प्लेस्ड हैं। किरियत शिमोना में जो वापस गए अभी संधि के बाद बहुत कम लोग गए हैं, केवल मेरे ख्याल से 20 से 22%। अब ये जो 22% है, ये इन लोगों ने आज प्रदर्शन किया इजरायलियों ने, और कहा कि उनको जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला। ये दूसरी या तीसरी बार उनका प्रदर्शन हो रहा है। बाकायदा बैनर रेज किए गए, लाउड स्पीकर से भाषण दिए गए, और वो कह रहे हैं कि कोई मिनिस्टर इजरायली सरकार का यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं और हमको दूसरी बार पलायन न करना पड़े। ये भी देखिए एक बात आ रही है। अच्छा, अब इससे जुड़ी देखिए बात है, एक जो बड़ी खबर लेबनान को लेके आ रही है कि हिजबुल्लाह से अमेरिका बातचीत डायरेक्ट करने की सोच रहा है। अब ये देखिए, और इस समय एक लेबनीज सरकार और इजरायली सरकार में एक बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अमेरिका को लगता है लेबनान की सरकार कमजोर है, हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर नहीं सकती। उसी तरह से जैसे गाजा में उसने ये समझ लिया था कि नेतन्याहू पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को हरा नहीं सकता, हमास को हरा नहीं सकता। ये ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग थी, और इस अंडरस्टैंडिंग पर ही उसके एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने हमास लीडर खलील अल हैया के साथ डिप्लोमेसी शुरू की, जो पब्लिक है। इसमें स्टीव विटकॉफ ने साफ तौर पे कहा कि मैं जब मिला उससे तो मैंने भी अपना बेटा खो दिया था, मतलब मेरे सामने हमने, और खलील हैया का भी बेटा जो एयर स्ट्राइक में मारा गया था, कतर के एयर स्ट्राइक में, तो उसने कहा कि हम दोनों ने कनेक्ट किया, और ये सब बातें आप जानते हैं। और अमेरिका जो है जिन संगठनों को टेररिस्ट बताता है उनसे बातचीत भी करता रहता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये इराक में भी हुआ था, ये अफगानिस्तान में भी हुआ, कई जगह हुआ। तो अब यहां पर जो पूरी स्थिति है, हिजबुल्लाह के साथ जो अमेरिका ने बातचीत करने की सोची है, और वो ऐसे सिग्नल्स भेज रहा है कि डायरेक्ट बात हिजबुल्लाह के साथ करें। अब वो यही देख रहा है कि हमास का जो मॉडल, अच्छा इसीलिए देखिए क्या है कि बाइडेन जो था वो लिबरल टाइप का ले था, बिल्कुल कहीं कोई स्टैंड नहीं लेता था, मतलब बड़ी बड़ी बातें ह्यूमन राइट्स की इसकी, लेकिन फिलिस्तीनियों को एक जान नहीं बचा पाया, बल्कि मरवा दिया। और यहां पर ट्रंप आया तो वो राइट विंग है, सब कुछ है, लेकिन उसको पावर इक्वेशंस की समझ है। राइट विंग को होती है पावर इक्वेशंस की समझ, कि कौन कितना पावरफुल है, कौन किसका कितना सपोर्ट है, ये उनको, और कौन कितना बहादुर है, किस तरह से लड़ सकता है, ये भी पता है। तो ट्रंप ने मैं तो हमेशा से मेरी थ्योरी रही है कि जो 11 अक्टूबर 2025 को जो सीज फायर हुआ, उसमें बहुत बड़ा एंगल था कि ट्रंप जो अंतर्राष्ट्रीय विरोध हो रहा था इजराइल का, और पूरी तरह से नेतन्याहू आइसोलेट हो गया था पॉलिटिकली, उसके अलावा जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ठोस रूप से
शक्ति प्रदर्शन, वीर भोग्या वसुंधरा, ये हम लोग के ये संस्कृत का एक बड़ा वॉर क्राई है। एक इंडियन रेजिमेंट भी है जो इस वॉर क्राई को लेकर चलती, वीर भोग्या वसुंधरा। तो वीरता का जो पहलू है वो पावर से जुड़ा है, शक्ति से जुड़ा है, और शक्ति को अमेरिका सलाम करता है। और चाहे वो मजलूम हो, अभी मजलूम अगर केवल फिलिस्तीन के लोग होते उनको सलाम नहीं करता, लेकिन उनके पास अब शक्ति, उनका अपना रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस एक तो आर्म्ड रेजिस्टेंस है और एक नॉन आर्म्ड रेजिस्टेंस के बारे में बार बार मैं बताता हूं। वेस्ट बैंक में दोनों तरह के संघर्षों का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह के साथ जो अमेरिका ने बातचीत करने के लिए जो एक विचार बनाया है उसमें क्या होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए, यूएस नेवी ने जो इजराइल की शाहिद 136 जो कामिकाजी ड्रोन है उसकी जो नकल बनाई है, अब उसके पीछे रीजन क्या है कि मतलब जो डिफरेंस होता है, अमेरिका ने एक कैलकुलेट किया, ये भी ट्रंप का वो जो कैलकुलेट किया कि ईरान एक ड्रोन अगर $2-3 हजार में बनाता है तो वो अमेरिका $100,000 में बनाता है। मतलब एक रफ, हम ये नहीं कहने एग्जैक्ट उसकी, लेकिन एक रफ कंपैरिजन आप देखिए, मतलब $98,000 का फर्क। तो ट्रंप ने बाकायदा जो पर्शियन गल्फ में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये उनसे कहा कि इसी को कॉपी करो, शाहिद 136, क्योंकि इसने कहर ढा दिया था 12 दिन के युद्ध में। तो अब उसको कॉपी करके उसका एक अपना, उसका लूकस नाम दिया, लूकस, ये अमेरिकन ने, और उसको इन्होंने अपनी यूएस 5th फ्लीट से जोड़ दिया जो पर्शियन गल्फ में है, और वहां से ये लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो शाहिद 136, फिर बता दें, अब तो ईरान के पास इससे ज्यादा, इससे बहुत एडवांस्ड ड्रोन्स आ गए हैं, और शाहिद सीरीज में ही 139 है, उसके बाद 159 है, इस तरह से बहुत सारे 160, अब तो शायद ये 160 सीरीज का भी शुरू हो गया है। लेकिन अमेरिका इसको, फिर भी अमेरिका उतना चीप तो नहीं कर सकता जितना ईरान करता है। अब कितने में बना ये भी नहीं पता, लेकिन इसको टेस्ट करना अमेरिका ने शुरू कर दिया। एक और देखिए बड़ी बात हुई है कि ईरान ने अपना एडवांस मैरीटाइम कमांड सिम्युलेटर अनवेल किया है, जो पूरा जो है 300 सिविलियन और मिलिट्री वेसल्स के ऑपरेशंस को सिमुलेट कर सकता है, जैसे अमेरिका पेंटागन में करता है। और हमने आपको बताया था कि अमेरिका पेंटागन में उसने चाइना और अमेरिका के युद्ध का एक सिनारियो सिमुलेट किया था, उसमें यूएसए हार गया। तो अभी जो ईरान के पास भी वो चीज आ गई है कि जो 4 मैरीटाइम जो उनके स्कूल्स हैं, मतलब जो उनके जो जमीन और पानी दोनों में जो युद्ध करने की कला जहां सिखाई जाती है, वो बंदर अब्बास, खुर्रम शहर, बंदर तुर्कमान और चाबहार, ये चारों जगह है। इन चारों जगहों पे ये पूरी तरह से अप्लाई होगा। फिर देखिए, प्यूटिन का जो लाइव और जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चला, 4.5 घंटा चला, 3 मिलियन उसमें क्वेश्चन पूछे गए, 80 उसमें पुतिन ने जवाब दिया, और उसने यूक्रेन से लेके, स्पेस से लेके लव तक की बात उसने कर दी। उसने कहा बिलीव इन लव, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब भी कहा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही, जो मुझे लगी, पुतिन ने, उससे किसी ने पूछा कि भाई जब लोग अपनी मृत्यु के पास, मृत्युशैया पे होते हैं, तो उनको किस बात का रिग्रेट होता है। पुतिन ने कहा कि देखो, हमने जो बात की है लोगों से, हमने जो बुजुर्गों से, प्लस अपने बड़ों से, प्लस चर्च लीडर्स से, रिलीजियस लीडर्स से, और भी, क्योंकि सारे धर्म के लीडर्स से पुतिन इंटरैक्ट करता है, तो उसने कहा कि हमें ही समझ में आया कि जब पेरेंट्स खास तौर पे जब मृत्युशैया पे होते हैं, तो वो इस बात को रिग्रेट करते हैं कि अपने बच्चों के साथ उन्होंने समय सही तरह से नहीं निभाया। ये भी देखिए बड़ी एक यूनिक बात। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर 2 वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।